बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लेक्चर 2 कर लेते हैं जी। सेकंड, हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कशन कंक्लूड की थी वो पेएबल टू बेयरर पे कंक्लूड की थी, ऐसे ही है जी। सो नोटिस ऑफ डिसऑनर पे अब आते हैं जी आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट है वो तो जो बना रहा है वही लायबल है पे करने के लिए। तो अगर डिफ़ॉल्ट किया, मेच्योरिटी डेट के ऊपर शेख रशीद पेमेंट नहीं करता, डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो इनफैक्ट फिर तो बहुत सीधी सी बात है ना कि जिसने डिफ़ॉल्ट किया उसको तो पता है ना कि मैंने पैसे नहीं दिए। तो उस केस में नोटिस ऑफ डिसऑनर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने जिससे पेमेंट लेने जा रहा हूँ उसी ने तो डिफ़ॉल्ट किया और उसी ने बनाया था, उसी ने पेमेंट करनी थी। क्या बात समझ आ रही है? So in case of dishonor of promissory note, no notice of dishonor is required to be given to the maker. Maker को बताने की जरूरत नहीं, वही तो डिफॉल्टिंग पार्टी है, उसको क्या बताना है कि उसने डिफॉल्ट कर दिया। जबकि अगर अब बिल ऑफ एक्सचेंज देखो तो हम क्या, अभी हमने जो केस स्टडी कंक्लूड किया उसी फैक्टर्स को दोबारा ले लेता हूं। बनाने वाला कौन था? जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया था। ड्रॉर कौन था? बिलावल, ऐसे ही है जी। किसने पेमेंट करनी थी? ड्रॉई कौन था? शेख रशीद। और पेमेंट होनी किसको थी? हनीम शाह को, राइट। इसको पेमेंट होनी थी, ये थी पेई। अब अगर ये बंदी पेमेंट लेने के लिए गई है ड्रॉई के पास और ड्रॉई ने रिफ्यूज कर दिया है, तो इसको बताने की जरूरत है ना कि वो तेरा बंदा जिसके तूने आरे लगाया था मुझे कि इससे जाके पेमेंट ले लो, उसने पेमेंट नहीं की। सो नोटिस ऑफ डिसऑनर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जानी है पेई के ऊपर। क्या बात समझ आई है? देखो ना, इससे पेमेंट लेने गया, इसने रिफ्यूज कर दिया, तो इसको तो बताने की जरूरत है ना कि आपके ड्रॉई ने या आपके एक्सेप्टर ने रिफ्यूज कर दिया। सो इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन बाय द होल्डर टू ऑल द प्रायर पार्टीज हु आर लायबल टू पे, इंक्लूडिंग द ड्रॉर एंड द इंडोर्सर। तो सारी पार्टीज जिनके, तो एक ऑब्लिगेशन आ गई पेई के ऊपर या होल्डर के ऊपर कि जितने भी लोग हैं पीछे सीरीज में, सीक्वेंस में, उन सबको नोटिस ऑफ डिसऑनर भेजना जरूरी है, इंक्लूडिंग जिसने बनाया था उसको भी। क्या बात समझ आई है? डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अच्छा, डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके सिलेबस से चूंकि निकाल दिया गया हुआ है, इसलिए उस चीजों को हम स्टडी नहीं करेंगे जी। यहां तक कोई बात ना समझ आई हो? हेलो, क्लियर? चलूं आगे। लो जी, इसके साथ ही हम लोगों का ये एरिया भी मुकम्मल हो गया। अब आते हैं हम अगले एंडोर्समेंट के एरिया के ऊपर। वो भी हमने बातें पढ़ी हुई हैं, सिर्फ एक दफा रीड आउट करनी है। लो जी, हम नेक्स्ट टॉपिक है जी एंडोर्समेंट का। एंडोर्समेंट, पहले निगोशिएशन देख लेते हैं। निगोशिएशन का मतलब क्या था? हमने शुरू में ही पढ़ा था लफ्ज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। सो व्हेन अ इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन टू मेक हिम द होल्डर ऑफ इट, जब आप किसी को ट्रांसफर कर देते हो आप अल्टीमेटली या तो उसे पे ही बनाते हो या होल्डर। द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी निगोशिएटेड। निगोशिएशन में एक फीचर होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसफर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स हो, ऐसा ना हो आपका टाइटल डिफेक्टिव हो, ये नहीं होना चाहिए। निगोशिएशन का बेसिक फीचर है कि आपने फ्री टाइटल यानी डिफेक्ट फ्री टाइटल ट्रांसफर करना है। मेरी बात समझ आई? जैसा फॉर एग्जांपल, मुझे एक चेक अगर अल्लाह की ज़मीन से पड़ा हुआ मिले और वो कैश का चेक हो, मैं उसको एंडोर्स करना चाहूँ तो कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं किसी, वो देखो है भी बेयरर, कैश का चेक है, बेयरर है, मेरे हाथ में तो मेरा, मैं उसको किसी को एंडोर्स करना चाहूँ तो कैसे एंडोर्समेंट होगी? या चलो यूं कहूँ, मैं अपने राइट्स ट्रांसफर करना चाहूँ तो कैसे होंगे? बाय सिर्फ डिलीवरी। मैं उस पर कोई अपना नाम नहीं लिखूंगा, मैं वही चेक, कैश का चेक आपको दे देता हूँ, आपसे उसके बदले में गुड्स ले लेता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? मैंने कैश का चेक, बेयरर चेक आपको पकड़ा दिया और आपसे गुड्स ले ली। क्या इस चेक में मेरा टाइटल था? क्या इस चेक पे मैं हकदार था? नहीं। तो ये डिफेक्ट फ्री नहीं है, मेरा टाइटल डिफेक्टिव था, मेरी ऑनरशिप नहीं थी, वो मेरी ऑनरशिप में नहीं था वो 10,000। क्लियर हो रही बात की? सो कहते हैं द एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन रिवील्स that the negotiation takes place when the negotiable instrument is transferred from one person to another person, and the transfer is made in such a manner so as to make the transferee the holder of a negotiable instrument, and it must be transferred free from defects. Clear? चलें आगे फिर चलता हूँ कि डिफेक्टिव फ्री होना चाहिए, डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, डिफेक्टिव टाइटल ना हो। डेफिनेशन एंडोर्समेंट की,
मैंने बहुत डिटेल में आपको एंडोर्समेंट पढ़ाई, जिससे मैंने ऑथराइजेशन का नाम लिया, और मैंने आपको ये भी बोला था कि एंडोर्समेंट दो तरह की हो सकती है, इन फुल, इन ब्लैंक, दोनों चीज़ें मैंने समझा दी। एक छोटी सी बात बस और, इंस्ट्रूमेंट के आप फेस पे भी इंडोर्समेंट कर सकते हो, फेस पे जगह नहीं है बैक साइड पे कर लो, बैक साइड पे जगह नहीं है साथ पेपर अटैच कर लो, ये इंडोर्समेंट के प्रिंसिपल हैं। इज दैट क्लियर? और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो तो इंडोर्समेंट ज़रूरी है, क्योंकि इंडोर्समेंट करोगे और डिलीवरी करोगे तो राइट्स ट्रांसफ़र होंगे। याद आई बातें? When the holder of a negotiable instrument signs the same for the purpose of negotiation on the back or face thereof, or on a slip of paper annexed thereto, या तो face पे कर लो, back पे कर लो, slip of paper attach कर लो, और so sign for the same purpose as stamp paper, या साथ में stamp paper लगा लो, intended to be completed as a negotiable instrument, तो समझा जाएगा negotiable instrument complete, he is said to endorse the same and is called the endorser, तो समझा जाएगा endorsement मुकम्मल हो गई और आप कहलाओगे एंडोर्सर। क्या बात समझ आ गई? डेफिनेशन आगे चलिए। द टर्म एंडोर्समेंट मे बी डिफाइंड एज साइनिंग वंस नेम ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू अनदर पर्पस। अपना नाम डाल देना, सिग्नेचर डाल देना, इनफैक्ट एंडोर्समेंट है तो आसान लफ्जों में एंडोर्समेंट का मतलब है ऑथराइजेशन, सिग्नेचर कर देना। बात समझ आ रही है? आगे चलूं। Essentials of a valid endorsement. Number 1, it must be on the instrument itself. If no space is left on the back of the endorsement, on the back of the instrument, in fact, further endorsement are signed on a slip of paper attached to the instrument called allunged. यानी वही बात हो गई है, फ्रंट पे जगह नहीं है, बैक पे कर लो, बैक पे जगह नहीं है, पीस ऑफ पेपर अटैच कर लो। इज दैट क्लियर? आगे चलूं। इट मस्ट बी साइंड बाय द एंडोर्सर, एंडोर्सर ने इसे साइन किया हो। For the purpose of negotiation, signature of endorser on the instrument without any additional word is sufficient. मैंने बताया था ना, लफ्ज़ों का मोहताज नहीं है endorsement. आपके खाली endorser के साइन भी हो गए तो इंस्ट्रूमेंट endorse हो जाएगा। हाँ, endorsee का नाम लिखोगे तो endorsement in full हो जाएगी, और अगर endorsee का नाम missing हुआ तो endorsement in blank समझी जाएगी। Is that clear? No particular form of word is necessary for an endorsement. किसी खास वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन इट। आपकी इंटेंशन ये है कि अब आप इसे डिलीवर करोगे और राइट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। याद आई बातें? मैंने बता दी हुई हैं, प्लीज़ रिएक्शन ऐसा दो जो समझ आ रही है आप लोगों को बात। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट मस्ट बी ऑफ द इंटायर इंस्ट्रूमेंट, एंडोर्समेंट फॉर पार्ट ऑफ द अमाउंट इज इनवैलिड। पार्शियल इंडोर्समेंट नहीं हो सकती बेटे, ऐसा नहीं हो सकता मैं कहूँ 1 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट है और मैं कहूँ 50,000 इनकी फेवर में और 50,000 इनकी फेवर में मैंने इंडोर्स कर दिया, ये नहीं हो सकता। इंस्ट्रूमेंट एज अ होल इंडोर्स होता है, जितनी वैल्यूएशन का इंस्ट्रूमेंट होता है पूरा इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स। कभी आपने ऐसा देखा, मैं प्रैक्टिकल बात समझा देता हूँ, कि आपने 1 लाख रुपए का चेक बनाया हो और एक चेक इनको दे दिया और कॉपी करा के इनको दे दिया हो कि 50,000 तुम निकाल लो, 50 तुम निकाल लो। ऐसा कभी नहीं होता। आप हमेशा इंस्ट्रूमेंट को हैंड ओवर करते हो या अपने राइट्स ट्रांसफर करते हो इन द कंप्लीट एज अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, पूरी वैल्यू के साथ। क्या मेरी बात समझ आ गई है? पढ़िए जी एग्जांपल 16 और 17 जल्दी से। जी क्लियर? 16 17 पक्की बात है या पढ़ रहे हो? भी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कुछ लोग पढ़ रहे हैं। जी चलो 16 7 क्लियर है सबको? अच्छा, अब इस टॉपिक पे आने से पहले फिर और पीछे जाता हूँ, मैं जंप कर करके टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ सारे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए।
यहाँ पे एक जो कि आईकेप की बुक्स, जो आईकेप की बुक से पढ़ रहे हैं, उसमें 1.4 में ये पार्टीज सारी लिखी हुई हैं। एक दफ़ा इसे खुद पढ़ें, देखें समझ आती है। मेकर कौन है, पेई कौन है, ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है और एक्सेप्टर कौन है। एक्सेप्टर की डेफिनेशन लाजमी मैं पढ़ाता हूँ, बाकी आप ऊपर वाली पढ़ लें। चलें, वही बातें मैंने बार बार पढ़ाई हैं, इसलिए कह रहा हूँ खुद पढ़ लो। जो तो आईकेप की बुक से पढ़ रहा है, जो तो आसिफ साहब की बुक से पढ़ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्होंने एक ही दफ़ा एक्सप्रेस किया हुआ है। आईकेप बुक में दो चीज़ें, दो टॉपिक 2 दफ़ा एक्सप्रेस हुए हैं, इसलिए मैं वो समझा रहा हूँ। जी हो गया। एक्सेप्टर में के बारे में लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस फर्स्ट। याद आई, प्रेजेंटेशन, फर्स्ट प्रेजेंटेशन, एंड देन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सेकंड प्रेजेंटेशन ऑन ड्यू डेट। ड्रॉई बिकम्स एक्सेप्टर व्हेन ही एक्सेप्ट द बिल्स ड्यूली साइनिंग इट। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल पढ़ लो जरा 8, 9, 10, फिर ये टॉपिक भी यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा। दूसरा जो नहीं, उसमें कहाँ से आया? उसमें तो 2 पार्टीज हैं, मेकर और पेई। 8, 9, 10 पढ़िए प्लीज। जी क्लियर, 8, 9, 10। चलूँ, लीजिए ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा और इस चैप्टर के शुरू में 1.3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव में वही बातें लिखी हुई हैं जो हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस चैप्टर के एंड पे पढ़ के आए थे। इंस्ट्रूमेंट आइदर पेएबल टू ऑर्डर हो सकता है या बेरर हो सकता है। ये 2 लाइंस पढ़ी आपको याद आ जाएंगी, वही बातें जो हमने उधर बुलेट्स में पढ़ के आए थे, वो यहाँ पे पैराग्राफ की शक्ल में लिखी हुई हैं। आसिफ साहब की बुक में नहीं होंगी, ये आई कैप की बुक में 2 दफ़ा बातें लिखी हैं, एक दफ़ा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में और एक दफ़ा शुरू में। ज़रा पढ़िए इसको, ज़रा देखें ये वही चीज़ नहीं है जो वहाँ पढ़ के आए हैं। जी बेरर तक पढ़ लीजिए। जी पढ़ ली सबने? पढ़ रहे हैं कुछ लोग। जी सबने पढ़ लिया? समझ भी आई है कि नहीं? वही बातें लिखी हुई हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। प्लीज़ ये भी पढ़ लो, एग्जाम्पल 2 और 3। जी 2 और 3 डन। हेलो, ओके। सो ये एक छोटी सी बात मैं पढ़ देता हूँ, 2 लाइंस लिखी हुई हैं। निगोशिएबल, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, स्टेट बैंक वाली बातें। A negotiable instrument must be made payable to 2 or more payees jointly, or it may be payable
in the alternative to one of two or one of or several pays। देखो बड़ी आसान सी बात है, ज्वाइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी आप लोग मेरे साथ पढ़ के आए हो चैप्टर 7 में, ऐसा है। इसका मतलब सामने वाले दो लोग भी हो सकते हैं जिनको आप इंस्ट्रूमेंट, वो ज्वाइंट प्रोमिसर हो सकते हैं, ज्वाइंट प्रोमिसी हो सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट किसी के नाम का ज्वाइंट प्रोमिसर के नेम का भी बनाया जा सकता है, लाइक आजम और बाबर, दोनों में से जो मर्जी उसको एक्सरसाइज करना चाहे, बोथ आर द होल्डर और द पेई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने राइट को। याद आई बात, वहां पे पढ़ा था ना, ज्वाइंट प्रोमिसर अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहते होंगे तो कैसे करेंगे, ज्वाइंटली, अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द, याद आई बातें। तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक भी अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहेगा तो वो कर सकेगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे। लो जी, इसके बाद इजी ट्रांसफरेबिलिटी भी पढ़ लिया। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स की तरफ हम आने लगे हैं। ओके जी, मैं मार्कर से चाहिए पर। ओके जी, मैं बस एक चीज समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी यहाँ पे एक स्केच बनाता हूँ ताकि आप लोगों को जरा समझाना मुझे आसान हो जाए। देखो जी, फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रूमेंट मिस्टर ए ने बनाया और मिस्टर ए ने एक प्रोमिसरी नोट बनाकर मिस्टर बी को दे दिया। मिस्टर बी ने उसे इंडोर्स कर दिया मिस्टर सी को। अज्यूम करें यहाँ पे मिस्टर सी से वो इंस्ट्रूमेंट गुम गया, लॉस्ट। किसी मिस्टर डी को वो इंस्ट्रूमेंट मिला, अज्यूमिंग दैट कि वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेयरर होगा, तो जिसके हत्थे चढ़ जाएगा वो उसी का राइट बन जाएगा। तो अज्यूम कीजिए मिस्टर डी के हत्थे चढ़ गया वो इंस्ट्रूमेंट, मिस्टर डी ने फ्रॉडिया निकला, उसने वो इंस्ट्रूमेंट मिस्टर ई को दे दिया, एंडोर्स कर दिया। बेटा ये देखो, यहाँ पे गौर करो, ये बंदा होल्डर था ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ही है ऐसे ही है। इसकी ऑनरशिप थी इस इंस्ट्रूमेंट में। ऑनरशिप से मुराद है कि इसका, सॉरी ये रीडेबल नहीं है, इसकी ऑनरशिप थी इंस्ट्रूमेंट में। ऑनरशिप का मतलब है इसके नाम पे टाइटल था, ये बंदा इंटाइटल्ड था टू रिसीव द पेमेंट, राइट? उसका राइट था ना, लीगल राइट था। उसने देखो ना, एक इंडोर्समेंट में क्या होता है, इसने इसके पैसे देने हैं 50,000, उसने इंस्ट्रूमेंट दे दिया, इसने इसके पैसे देने, उसने इंस्ट्रूमेंट दे दिया। तो इनफैक्ट सी के पास जब इंस्ट्रूमेंट है, ही हैज अ राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दी, he has a right to receive the payment on behalf of, बात समझ आ रही है? देखो ना, हर बंदा दूसरे का उधारिया है, ए बी का उधारिया है, बी सी का है, ठीक है? तो सी के पास राइट है ना टू रिसीव द पेमेंट, ऐसे ही फ्रॉम बी, बात समझ आ रही है? एक्चुअली में फ्रॉम ए, ऐसा ही होगा ना, पेमेंट के टाइम पे ये इसके पास जाएगा। हेलो, प्रोमिसरी नोट की बात कर रहा हूँ, सिंपल है। सो होल्डर है, ऑनरशिप टाइटल इसके पास है। सपोज ये लॉस्ट हो गया यहाँ पे, अब इस बंदे के कोई मिला डी, क्या आपको लगता है ये राइटफुल ऑनर है इस इंस्ट्रूमेंट का? इसका टाइटल क्या होगा? डिफेक्टिव टाइटल। लोग कहते हैं भाई इसका टाइटल ही ठीक नहीं है, ये तो इंटाइटल्ड ही नहीं है टू रिसीव। क्या ये जाएगा डी अगर ए के पास, तो क्या इसको मिलेगा? ए पेमेंट करेगा? कभी भी नहीं। डी ने सेम टाइटल, अगर इसका अपना टाइटल डिफेक्टिव है तो ये अगर किसी को इंडोर्स कर देता तो उसका टाइटल भी क्या होगा? डिफेक्टिव। बात यहां तक समझ आ गई? अच्छा, अब लॉ यही कहता है कि एक बंदा जिसका अपना टाइटल डिफेक्टिव है, जब वो इंडोर्समेंट करता है तो उससे अगले पर्सन का टाइटल भी डिफेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे एक आते हैं पीर साहब। माजरत, मैं पीर साहबों का मजाक नहीं उड़ा रहा, आपको भी पता है हर तरह के पीर मौजूद होते हैं। सो वो पीर साहब, वो जो अक्सर नहीं होते, वो दम देग पे हाथ रखते हैं तो देग पाक हो जाती है। करवाया क्या जैसे पीरों से वास्ता पड़ा? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन कुछ झूठे पीर भी है ना आजकल। सो दाता दरबार जाओ अगर आप कभी, तो वहां पे ना लोग जुआ जीत के आते हैं और 2 दे के चढ़ा देते हैं कि जी पाक हो गया, जुए की जो रकम है ना वो पाक हो जाती है 2 दे के चढ़ाने से। सो कॉन्सेप्ट इज कि होल्डर इन ड्यू कोर्स का एक कॉन्सेप्ट, होल्डर तो आपने समझ लिया जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स का एक फायदा है, और वो पीर साहब हैं इस इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल एक्ट के, उनके हाथ से जो ही इंस्ट्रूमेंट उनके दस्ते शफकत से गुजरना है ना, इंस्ट्रूमेंट ने पाक हो जाना है। बात समझिए, जैसा देख पाक होती है ना, इंस्ट्रूमेंट ने पाक हो जाना है। मतलब अगर आप यहाँ पे कहूँ कि जो ही ये इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव टाइटल था, लेकिन अगर मिस्टर ई
होल्डर इन ड्यू कोर्स की शराइत को पूरा कर ले। पीए साहब बनने के लिए कुछ शर्तें हैं ना, कि आप नहायत परहेजगार इंसान हो, नमाज से 5 वक्त का परहेज करते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसी शराइत मिस्टर ई के लिए भी हैं, ठीक है। तो अगर वो उन शराइत को पूरा कर लेता है और वो एंटाइटल्ड हो जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाने के लिए। मैं अज्यूम का अभी कुछ भी नहीं बताया मैंने इसके बारे में कि वो शराइत क्या है, कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं बता रहा। मैं कह रहा हूं अगर वो ये शराइत पूरी कर लेता है मिस्टर ई और वो एंटाइटल हो जाता है एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो लॉ कहता है जो ही ये इंस्ट्रूमेंट इनके हाथ में आएगा, इंस्ट्रूमेंट का टाइटल क्या हो जाएगा, गुड टाइटल। और अब आगे अगर ये मिस्टर ई साहब आगे इंडोर्स करें किसी मिस्टर एफ को, तो उनके पास भी गुड टाइटल ही जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? मैंने एक फीचर बताया होल्डर इन ड्यू कोर्स का, मैंने ये नहीं बताया होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता कैसे है। मैंने ये बताया कि अगर एक कोई बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स की शराइत पूरी कर लेता है, तो इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में आते ही इंस्ट्रूमेंट ने क्या हो जाना है, पाक शफाफ। ऐसे ही है जी। सो जरा पढ़िए, कहता है टाइटल ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इट मींस दैट वंस द इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड इन द हैंड ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, अ होल्डर इन गुड फेथ, इट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। फौरन से पहले सारे डिफेक्ट से पाक हो जाएगा। क्या बात समझिए? अभी इतना ही समझना, इससे ज्यादा नहीं समझना। अभी मैं अगला टॉपिक यही है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स की शराइत क्या है, ठीक है। पढ़िए जरा एग्जांपल प्लीज, ये वाली एग्जांपल 7। क्या मतलब इस तरीके से मिली है? नहीं, फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स तो नहीं कहलाएगा ना। कुछ तो ऐसी बातें होंगी जिदन में हम उसकी पाकीज़गी का इम्तिहान लेंगे, तो अभी आने लगी है वो। अभी सिर्फ उसकी आफ्टर इफेक्ट्स पढ़ लो कि फ़ायदा क्या नसीब होने वाला है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? सो एग्जाम्पल 7 क्लियर। चलूँ आगे। लो जी, पहले ज़रा फिर समझते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ने से पहले ये समझते हैं होल्डर का मतलब क्या है। देखो बेटे, इंस्ट्रूमेंट अगर इस तरह बना हो कि आई प्रॉमिस टू पे टू से मिस्टर अली और इज ऑर्डर अ सम ऑफ ₹50,000, जिसका मैंने पहले आगाज किया था। अब यहाँ पे मिस्टर अली क्या है? पेई, राइट। अगर मैं मेकर हूँ तो ये पेई है, और पेई का वन है द वन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट। इनके नाम का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, तो ये क्या हुए? होल्डर। ये होल्डर हुए। दूसरी बात, इसका मतलब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम लिखा होता है वो होल्डर है। हेलो, मैंने यहां से बात एक फैच की है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जिस पर्सन का नाम लिखा है, इसका मतलब वो एंटाइटल्ड है टू रिसीव द पेमेंट। जिस तरह यहां पे आई प्रॉमिस टू पे टू मिस्टर अली, मिस्टर अली इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट, तो मिस्टर अली होल्डर हो गए। डेफिनेशन का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, अगर ये इंस्ट्रूमेंट बेयरर हो, कैश का चेक हो, और मैंने कैश का चेक बनाकर अली को हैंड ओवर कर दिया, क्या अली का नाम है कैश के चेक पे? नहीं, लिखा हुआ है पे कैश। तो लेकिन अब अली की पोजेशन में है, तो लॉके का होल्डर है। इसका मतलब बेयरर इंस्ट्रूमेंट के केस में जिसकी पोजेशन है वो होल्डर है। सो दो मैंने बातें समझाई। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के केस में जिसके नाम का बना हुआ है, जो कि इंटाइटल्ड है टू रिसीव द पेमेंट, वो होल्डर है। और बेयरर इंस्ट्रूमेंट में जिसकी पोजेशन में है वो होल्डर है। क्या बात समझ आई? बेसिक बात बताइए बिल्कुल। A person is called holder of a negotiable instrument if it satisfies the following, if he satisfies the following two conditions. Number one, वो कहता है, number one, he must be entitled to the possession of the instrument in his own name. उसके पास इंस्ट्रूमेंट है अपने नाम का, यानी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. And he must be entitled to receive the amount due on the instrument from the parties liable under the instrument. यानी नाम नहीं है, उसके नाम का नहीं है, लेकिन वो एंटाइटल्ड है कि वो पेमेंट ले सकता है। मतलब बेयरर इंस्ट्रूमेंट का पोजेसर। सो उसने आसान कर दिया। दस अ होल्डर मींस द बेयरर ऑफ अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट एंड पे या एंडोर्सी ऑफ द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। समझ आई डेफिनेशन? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो। अब ये बड़ी खूबसूरत बात, ये जो एक चीज समझाने लगा वो यहाँ पे, कि नोट, बिल या चेक अगर गुम जाए, जिस तरह वहां पे मेरे से मिस्टर सी से गुमा था, ऐसा ही है, और मैंने कहा डी का टाइटल डिफेक्टिव है,
तो कैसे कह दिया? लॉ कहता है द पर्सन इन पोजेशन ऑफ इट और द बेरर एट द टाइम ऑफ लॉस और डिस्ट्रक्शन शेल बी डीम्ड टू कंटिन्यू टू बी इट्स होल्डर। लॉ कहता है जिस वक्त जिससे गुमा, डिस्ट्रॉय हुआ, जिसके हाथ में था ना लास्ट टाइम, वो इसका होल्डर है मेरी नजर में आज भी। इसी यही वजह है कि इस बंदे को टाइटल ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, ये एक डिफेक्टिव टाइटल है। क्या बात समझ आई? उसने मिस्टर डी को इस दो लाइनों के साथ उसने मिस्टर डी को इस डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया। उसने कहा मेरी नजर में जिससे गुमा था, जिससे डिस्ट्रॉय हुआ था, वही आज भी होल्डर है, तो उसने इसको होल्डर माना ही नहीं। क्या बात समझ आ गई? पढ़िए एग्जाम्पल 11 फिर। जी क्लियर? एग्जाम्पल 11 चल सकता हूं आगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। लो जी, अब मैं वो बातें पढ़ने लगा हूं जिसमें पीर साहब की शराइत हैं कि भाई अगर ये बेनिफिट लेने हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले तो कौन कौन सी शर्त पूरी करना जरूरी है। होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस एनी पर्सन who for consideration become the possessor of a bearer instrument or the payee of the order instrument। यानी who for consideration, पहली टाइप कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? वो कहता है कि अगर तुम कहते हो कि ये मिस्टर ई होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाए तो पहली शर्त है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि मिस्टर ई ने कोई गुड्स डिलीवर की हो और बदले में जो कंसिडरेशन आनी थी फ्रॉम मिस्टर डी उसकी जगह आ गया ये इंस्ट्रूमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर ई को अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाना चाहते हो पहली शर्त है कंसिडरेशन होनी चाहिए। यानी मिस्टर ई ने कोई गुड्स डिलीवर की हो, कोई कंसिडरेशन पे की हो और बदले में कंसिडरेशन जो मिली वो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है। तो इनफैक्ट इस केस में ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगा। जस्ट अ मिनट प्लीज, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, सो कंसिडरेशन के एवज उसने ये इंस्ट्रूमेंट रिसीव, यानी कोई कंसिडरेशन पे की और बदले में इंस्ट्रूमेंट मिला हो। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आई कि मुझे गिफ्ट में कोई इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो मैं होल्डर तो बन सकता हूं, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाऊंगा। क्या बात समझ आ गई? अगर मुझे गिफ्ट में कहीं से इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो मैं होल्डर बन जाऊंगा क्योंकि अब नाउ मैं होल्ड कर रहा हूँ, पोजेसर होऊंगा बेरर इंस्ट्रूमेंट का, या फिर मेरे नाम का इंस्ट्रूमेंट होगा अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ तो। समझ आ रही है बात? लेकिन मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनूंगा। और दूसरी बात, ये डेफिनेशन तो होल्डर की नहीं है। becomes the possessor of a bearer instrument and payee of the order instrument। तो इसका मतलब दो कंडीशंस हो गई, पहला कंसिडरेशन, दूसरा होल्डर। बात समझ आई? इसका मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स की दो शर्तें तो अभी तक हमने पढ़ ली कि होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए जरूरी है कि वो होल्डर हो, और नंबर 2 अगेंस्ट अ कंसिडरेशन हो। नंबर 3 पे चलते हैं। कहता है हु फॉर कंसिडरेशन रिसीव करे वो इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट बिकम्स ओवरड्यू। क्या मतलब है ओवरड्यू? मेच्योरिटी डेट से पहले इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास आना चाहिए। मेच्योरिटी, इसका मतलब है होल्डर इन ड्यूज को उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है या लोगों को समझाया जा रहा है कि खबरदार अगर ड्यू डेट गुजर चुकी है, मेच्योरिटी डेट गुजर चुकी है, ये इंस्ट्रूमेंट टाइम था, डिमांड बन चुका है, अब इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट एंडोर्समेंट में मत आओ, क्योंकि अगर अब तुम इंस्ट्रूमेंट लेते हो तो तुम होल्डर तो हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनो। क्या मेरी बात समझ आई सबको? इतना परेशान क्यों है? क्यों इतना परेशान? पैसे मांग लिए मैंने कोई? ऐसा लगा मैं उधार मांगा हुआ तुम लोगों से
और तुम ऐसे देख रहे हो ये कब खामोश हो, हम इसे पैसे वापस मांगे, खुदा का वास्ता है। अच्छा, बिफोर इट बिकम्स ओवरड्यू। देखो अब ये बात टाइम इंस्ट्रूमेंट में तो समझ आती है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 महीने का टाइम है, तो लॉ समझा रहा है भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना चाहते हो मिस्टर ई, तो तुम्हें ये इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी डेट से पहले लेना है। मेच्योरिटी डेट के बाद तुम होल्डर तो बनोगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाओगे। लेकिन व्हाट अबाउट द डिमांड इंस्ट्रूमेंट? कैश का चेक डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, उस केस में क्या करें? उस केस में लॉ कहता है फिर जब इशू हुआ उसके फौरन एज सुन एज पॉसिबल तुम्हारे तक पहुंच जाए। ये नहीं है कि इशू हुआ है 3 महीने का और तुम अब एंडोर्स करके तुम्हारे पास आ रहा है वो रिसीव मत करो, तुम होल्डर कहलाओगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं। क्या ये बात भी समझ आ गई? लो जी, अब तक की बातों में कंसिडरेशन एक कंडीशन आ गई, होल्डर की डेफिनेशन मीट होनी चाहिए, और नंबर 3 इज मेच्योरिटी डेट से पहले पहले मेरे पास आ जाना चाहिए। क्लियर हो गई 3 बातें? Number 4, without notice that the title of the person from whom he drive his own title was defective। बेचारा इतना मासूम है कि उसके सामने कोई ऐसा सस्पिशन रेज नहीं हुआ जिससे मिस्टर ई ये समझ सकता कि ये मिस्टर डी जो है इसके पास गुड टाइटल नहीं है। यानी अपनी तरफ से उसने जो ड्यू केयर करनी थी उसने कर ली है, उसने देखभाल लिया है, लेकिन उसको कहीं से शक नहीं हुआ कि ये बंदा फ्रॉडिया है। मतलब क्या हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम आप क्या देखोगे यार, आप बैंक के पास इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हो, बैंक क्या करता है? डेट देखता है कहीं ऑल्टरेशन तो नहीं हुई हुई, ऐसा ही है ना? कहीं अमाउंट्स इन वर्ड्स और अमाउंट इन नंबर्स जो है, फिगर्स है, वो दोनों मैच करते हैं, साइन मैच करते हैं, कहीं पे ओवर राइटिंग तो नहीं है, कहीं पे ऑल्टरेशन तो नहीं है किसी किस्म की, और बस ये चीजें चेक करता है। और अकाउंट में बैलेंस चेक करता है कि है कि नहीं, यही चीजें चेक करता है ना बैंक। इसके अलावा क्या चेक कर सकता है? कुछ। ये उसकी रीजनेबल केयर है। तो लाइक वाइज अगर आप भी रीजनेबल केयर इस्तेमाल करते हो, ड्यू केयर से इंस्ट्रूमेंट रिसीव करते हो, आपको कहीं से कोई शक नहीं हुआ कि ये इंस्ट्रूमेंट मुझे जमीन से पड़ा हुआ मिला, से कैश का चेक मुझे कहीं गिरा हुआ मिला, बैंक को नहीं पता लगेगा कभी भी, क्योंकि बैंक तो देखेगा अच्छा इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ ठीक है, फेयर इनफ, मेक द पेमेंट। हेलो, क्या बात समझ आई? अब इसका मतलब है उस बेचारे को कहीं से शक व शुबा नहीं हुआ। हाँ, अगर कहीं ओवर राइटिंग हो तो बैंक क्या करता है आपके साथ? सपोज आपने नाम लिखते हुए सलमान की जगह ए 2 दफा ओवर राइटिंग कर दी है, क्या कहता है बैंक? बैंक कहता है जा वापस जा और जिसका ये चेक है उससे दूसरा सिग्नेचर करा के आ, और जहां पे चेंजेस की हुई है वहां पे सिग्नेचर कराई। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी फिगर के अंदर मैंने कहीं यहाँ लिखा 50,000 और मुझसे एक जीरो गलत हुआ तो मैंने उसको ऐसे कर दिया, तो बैंक कहेगा एक सिग्नेचर तो नीचे हुए, मैंने एक सिग्नेचर इसके पास करवा के आ, ताकि ये ऑल्ट्रेशन वेरीफाई हो जाए, ऑथराइज हो जाए बाय द ड्रॉर। बात समझ आई? जिसने बनाया है इंस्ट्रूमेंट। क्या बात समझ आ रही है? सो ये बात वो लिखी हुई है कि उस बेचारे ने अपनी तरफ से बेस्ट कर लिया है, ड्यू केयर इस्तेमाल कर ली है, अब भी नहीं पकड़ा गया तो वो बेचारा होल्डर इन ड्यू कोर्स है। The title of the person to an instrument is defective when he is not entitled to receive the amount due thereon। तो ये सिंपल डिफेक्टिव टाइटल की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब एक बंदा इंटाइटल्ड ही नहीं है कि वो पेमेंट रिसीव करे तो वो उसका टाइटल क्या है? डिफेक्टिव टाइटल है। क्या बात क्लियर है? लो जी, इसी को फिर जरा पढ़ते हैं यहाँ पे डिटेल में। होल्डर बिकम्स अ होल्डर इन ड्यू कोर्स व्हेन ही फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1 वो होल्डर हो, ये तो बहुत आसान है। नंबर 2 होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो, देयर मस्ट बी लॉफुल एंड एडुकेट कंसिडरेशन होनी चाहिए बिफोर मेच्योरिटी रिसीव करे। अ पर्सन शुड रिसीव द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स, इन केस इंस्ट्रूमेंट पेबल डिमांड है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ही मस्ट हैव टेकन द इंस्ट्रूमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ इट्स इशुएंस। क्या ये बात भी समझ आ गई? आगे चलिए। Complete and regular, it is the duty of every person who takes the negotiable instrument to examine its form and content। उसको अच्छी तरह चेक कर ले, कहीं से फटा तो नहीं, कहीं से ऑल्ट्रेशन तो नहीं, कहीं ओवरराइटिंग तो नहीं। For if it contains any material alteration, अगर इस पे किसी भी किस्म का material means the significant, अगर इस पे किसी भी किस्म की significant alteration है तो क्या करे? Which has not been confirmed by the drawer, जिसके ड्रॉर ने वेरीफाई ऑथराइज नहीं किया हुआ, और इट इज इनकम्प्लीट, या उस पर डेट मिसिंग है, या उस पर नाम मिसिंग है, या अमाउंट मिसिंग है, लाइक ड्रॉर नेम इज मिसिंग और नॉट प्रॉपर्ली स्टैम्प, तो ये चीजें फॉर्म एंड कंटेंट अच्छी तरह चेक कर ले। क्या बात समझ आई? और लास्ट बात, होल्डर इन गुड फेथ, अ पर्सन शुड टेक द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस। मतलब मेरे एंड पे या मिस्टर ई के एंड पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एंड इन गुड फेथ उसने लिया हो, विदाउट हैविंग एनी रीजन टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्ट
इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर, और उसको कहीं से कोई शक नहीं हुआ कि मिस्टर डी का टाइटल डिफेक्टिव है. इफ देयर इज एनी सस्पिशन एंड ही टेक्स द इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरी, ही कैन नॉट बी सेट टू बी एक्टिंग इन गुड फेथ. अगर उसने ये इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया और उसको शक था कि ये इंस्ट्रूमेंट में वैलिडिटी नहीं है, तो उसने फिर भी रिसीव कर लिया, तो वो होल्डर तो कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा. क्या ये बातें समझ आ गई? मटीरियल ऑल्ट्रेशन का जो वर्ड यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है, ये वाला, उसको उसने एक्सप्लेन किया है कि सिग्निफिकेंट ऑल्ट्रेशन क्या होती है इन रिलेशन टू अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के हवाले से. इट इंक्लूड्स एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ दैट डेट, डेट में कोई चेंजेस हो, अमाउंट में कोई चेंज हो, टाइम में कोई चेंज हो, प्लेस ऑफ पेमेंट में कोई चेंजेस हो, and where any such instrument has been accepted journally, the addition of the place of a payment without the acceptor assent. ये बात मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ. देखो, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जब एक दफ़ा बन जाता है तो किसके पास जाता है, प्रेजेंट होता है ड्रॉई के पास फॉर एक्सेप्टेंस. अब जब उसने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर लिखा होता प्लेस ऑफ पेमेंट है गुलबर्ग, अब दो लोगों ने उसके ऊपर साइन कर दिया, ड्रॉर ने भी और ड्रॉई ने भी. अब कल को आप इसमें चेंजेस करो और ड्रॉर को तो बता दिया, ड्रॉई को नहीं बताएगा, तो ड्रॉई तो रिफ्यूज कर देगा पेमेंट के टाइम पे. इसका मतलब अब ये जो ऑल्ट्रेशन है, इट शुड बी कंफर्म बाय टू पर्संस, ड्रॉर एंड ड्रॉई. क्या बात समझ आई है? तो यही बात उसने समझाई है कि एनी इंस्ट्रूमेंट दैट हैज बीन इशूड एक्सेप्टेड जर्नली, बाद में एडिशन किया आपने, कोई प्लेस ऑफ पेमेंट ऐड की है विदाउट द एक्सेप्टर असेंट, जो कि एक्सेप्टर ने वेरीफाई नहीं की, तो अब दो ऑल्ट्रेशन, दो वेरिफिकेशंस की जरूरत है. एक ड्रॉर साइन करे और एक एक्सेप्टर साइन करे. क्लियर? जी जी. प्रॉपर जो मैक्सिमम तू कर सकता है वो कर ले, जो पूछगिछ कर सकते हो. जिस तरह कैश का चेक आता है ना, मैं वैसे बात करता हूं. एक कैश का चेक भेजा हमने पहली दफा जिंदगी में, उस सप्लायर ने बोला कि मुझे 8 लाख कैश में दो, मुझे टैक्स नहीं देना. लाइक दैट. ये एक हिस्ट्री में एक ट्रांजैक्शन की मैंने कभी जिंदगी में. मैंने बैंक कैशियर को भेज दिया. अब वो कैशियर पिछले 10 साल से हमारे साथ एसोसिएटेड है, उसी बैंक में जाता है, उसे पता है, उस बैंकर को भी पता है ये हमारा अकाउंटेंट है, हमारा कैशियर है, यही आता है चेक लेने. ठीक है. और उसकी कुछ फिजिक भी कुछ ऐसी थी कि वो दूर से प्रोमिनेंट होता था, गंजा था पूरा. ठीक है. तो उसकी जीन्स में कोई प्रॉब्लम था, जो भी था, उसके बाल नहीं होते. सो उसको पता था. ठीक है. उनको पता था. अब 8 लाख का चेक था. बैंक ने क्या किया, बैंक ने कॉल की हेड ऑफ फाइनेंस को कि यार एक, वो चुप करके कॉल कर रहा था, चुप के, कि ये भी ना हो ये बुरा मना जाए क्योंकि इसके साथ तो बड़ा पुराना रिश्ता है. तो बैंक ने चुप करके कॉल की, सर वो आपका बंदा है लेकिन 8 लाख का चेक लेके आया हुआ है कैश का. सर ने कहा हमने, हाँ जी हमने दिया, आप भेज देते कैश दे, कोई इशू नहीं, बेफिक्र. आर यू श्योर कि आपने इससे पहले कभी इतना कैश निकलवाया नहीं? ये उसकी रीजनेबल इंक्वायरी है. हालांकि ये कहीं किसी बैंकिंग प्रोसीजर में नहीं लिखा कि आपने ड्रॉर को कॉल करके कंफर्म करना है कि आपने कैश का चेक दिया कि नहीं दिया. लेकिन बैंक ने क्यों की? उसने कहा मेरी साइड से कोई नेग्लिजेंस ना हो, मैं इंश्योर कर लूं कि 8 लाख रुपए एक बड़ी रकम है, कैश है, कैश होती नहीं है यूजुअली इतनी बड़ी रकम इस कंपनी की. क्या बात समझ आई? ये रीजनेबल इंक्वायरी है. मैं एक केस करवाऊंगा अभी आपको, इससे अगला पेमेंट इन ड्यू कोर्स में, उसमें आपको पुट्ठी पुट्ठी हरकतें सिखाऊंगा कि एक चेक क्रॉस भी हुआ हो तो चोरी हो जाता है और यूज भी हो सकता है. आना चाहिए, अकल आनी चाहिए, यूज कर सकते हो आप. इवन के क्रॉस का चेक भी अगर जमीन पे पड़ा हुआ मिल जाए ना, आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है. और उसकी पेमेंट इंडोर्स कर सकते हो. हाँ, आपको पता नहीं है ना कैसे करना है, हमारी किस्मत नहीं, शुक्र कर किस्मत पे. 12, 13, 14, 15 पे होल्डर तब भी होगा, होल्डर तब भी होगा बिल्कुल. अब यही बताने लगा. चलो जी, इस बेटे के क्वेश्चन से मैं डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो उसमें से एक पॉइंट छोटा सा डिस्कस करने लगा हूं. प्लीज बस समझ लो. इसने कहा कि अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन पाता, लेकिन होल्डर तो है ना, और ये जाएगा पेमेंट वाले दिन पेमेंट रिसीव करने मिस्टर ए से, मिस्टर ए क्या करेगा? रिफ्यूज कर देगा. क्यों? क्योंकि इनफैक्ट उसको पता लग चुका होगा कि इंस्ट्रूमेंट क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है. तो लॉ कहता है फिर अगर ये होल्डर हुआ ना, तो ये इतना पीछे सारी पार्टीज को लायबल कर ही नहीं सकता, ये इमीडिएट पार्टी को लायबल करेगा. ये केस फाइल करेगा डी के खिलाफ, ई केस फाइल कर सकता है सिर्फ डी के खिलाफ. इस ब्रैकेट से पहले वाली सारी पार्टीज आजाद हैं अपनी लायबिलिटी से. डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी. लेकिन अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया
तो ये ब्रैकेट इसका कुछ नहीं कर सकेगी। फिर ये जितनी पार्टीज होंगी जिनका नाम इंस्ट्रूमेंट पे आ रहा है उन सब के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, उनमें से किसी से भी ये रिकवरी कर सकता है। ही कैन sue ऑन ऑल द प्रायर पार्टीज जो कि उस नेम जिनके रिटर्न है ऑन द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि बेरर कौन है उसका पता ही नहीं चलेगा ना। मैंने आपको दे दिया, आपने आगे दे दिया, बेरर चल रहा है, दो हाथों से गुजर के चला गया, पता ही नहीं होगा किस किस के हाथ से गुजर, तो बेरर नहीं पकड़ा जाएगा, जिसका नाम दर्ज होगा वो उस पर केस फाइल कर सकता है। तो ये फायदा है होल्डर इन ड्यू कोर्स को, ठीक है। उसके लिए ये जो लॉस्ट वाली ब्रैकेट है जिसके बाद वो बॉर्डर बना दिया था हमने, वो बॉर्डर उसके लिए काम नहीं करता, ठीक है जी। तो ये फायदा या प्रिविलेज हासिल होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स को। क्लियर हो गया जी बात? पढ़िए। पेबल टू नहीं, क्या मतलब? क्यों नहीं हो सकता पुत्र? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट अगर मैं एंडोर्स कर दूं एज अ बेयरर, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो सी की इंडोर्समेंट कर दो। सी की, हाँ तो देखो मैं एक बात सुनो, पिछले दिनों मेरे पार्टनर्स बैठे हुए थे, तो हमने कहा चलो बिल ऑफ एक्सचेंज खेलते हैं, ठीक है। मैंने एक चेक बनाया, दो पार्टनर्स थे, मैंने एक पार्टनर ने चेक बनाया दूसरे के नाम का, और उस दूसरे के सिग्नेचर बैक साइड पे चेक के साइन करके एंडोर्समेंट करके हमने बैंक में जमा करा दिया। बैंक वाले परेशान कि चेक इशू किया है बासित ने, किसको? शुएब को, ठीक है। अब बासित ने शुएब को चेक इशू किया और शुएब ने आगे एंडोर्स कर दिया, ठीक। अब शुएब ने एंडोर्स कर दिया मेरे नाम का, तो अब बैंक को समझ नहीं आ रही थी शुएब कौन है बीच में जिसके साइन हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब बैंक के सामने वो चेक जाएगा, ठीक है, तो क्या वो चेक जो है बासित को वेरीफाई कर पाएगा वो बैंक? सोचो जरा, बासित तो उसका अकाउंट होल्डर ही नहीं है, तो एंडोर्समेंट तो तब भी हो जानी है। फिर बैंक परेशान हो गया, उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने हमारे बच्चों को रिफ्यूज किया, हम खुद चले गए। हमने कहा आप बताओ क्या मसला है तुम्हें? उसने कहा जी ये शुएब कौन है? हमने कहा तुझे क्या लगे शुएब कौन है, ये तो एंडोर्समेंट है। उसने कहा अच्छा, उसे फिर समझाया कि एंडोर्समेंट क्या होती है, फिर उसने कहा अच्छा हो जाएगी, करवाना है? हमने कहा नहीं, हम बस टेस्ट करने आए थे हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। हालांकि चेक की अमाउंट थी 2000 रुपया, फिर भी वो डरे हुए थे क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है। तो एंडोर्समेंट तो किसी की भी कर लो, सिग्नेचर पकड़े नहीं जा सकते। तभी तो मैंने बोला क्रॉस चेक भी, देखो फॉर एग्जांपल क्रॉस चेक बना हुआ है, गुड ने बेटे, रजी के नाम का क्रॉस चेक बना है, रजी से गुम गया, क्रॉस है, किसी और के अकाउंट में नहीं जा सकता, यही आप अज्यूम करते हो ना। मैं चेक के बैक साइड पे कन्वर्ट करता हूं, उसके पीछे लिखा होता है बैक साइड पे एंडोर्समेंट, मैं वहां पे रजी के अपनी तरफ से एक सिग्नेचर करूं और जाके मिजान बैंक में अपने अकाउंट में जमा करा लूं। रजी ने मुझे एंडोर्स किया ना, मैं डिपॉजिट स्लिप साथ लगाई, बैंक में जमा करा दिया, बैंक क्या वेरीफाई करेगा मेरा? रजी उसका अकाउंट होल्डर है, ठीक है। वो जिसने चेक दिया था वो उसका अकाउंट होल्डर है नहीं। देखो चलो एक और प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अली आपका अकाउंट किधर है बैंक का? मिजान आपका बैंक अकाउंट किधर है? अज्यूमिंग कोई भी बैंक, हबीब बैंक में, चलो जी। मिजान बैंक का चेक इशू हुआ, ठीक है, और इसने रजी को दिया। लो जी मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने अगली टॉपिक यहीं से समझा देना, फिर अगर मैं एक बात बता दूं ये मैंने बात खत्म की तो ये देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाता हूँ, ये कौन चेक दे रहा है? अली, ठीक है। अली का अपना बैंक अकाउंट है मिजान बैंक अली ने लिखा पे रजी और ₹50,000, ठीक है, और ये दो लाइनें लगा दी ताकि क्रॉस कर दे इसको, ऐसे ही है ना, ये दो लाइनें लगा दी। अब आपके मतलब ये सिक्योर हो गया चेक, है ना, आपके नजदीक ये चेक क्या हो गया? सिक्योर हो गया। अब जरा देखो मैं क्या करूंगा, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट मिला जमीन से, मैं इसकी करूंगा बैक साइड पे, वहां पे लिखा होता है एंडोर्समेंट और एक लाइन लगी होती है। मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखूंगा, सपोज मेरा जो भी अकाउंट नंबर है मैंने वो लिखा, नीचे रजी के ये देखो जी साइन हो गए रजी के, ऐसे ही है, चलो जी रजी के साइन हो गए। अब जरा समझो ये चेक कौन से बैंक का था? अली का कौन सा अकाउंट है? मिजान बैंक का, और रजी का अकाउंट था हबीब बैंक में, मेरा अकाउंट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में ऐसे ही हो रहा है।
मैं ये चेक ले गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है, उसके साथ लगाई डिपॉजिट स्लिप। चेक के ऊपर किसका अकाउंट नंबर आ रहा होता है? मेरा अकाउंट नंबर आ रहा, रजी का अकाउंट नंबर आ रहा होगा चेक के ऊपर। चेक के ऊपर किसका अकाउंट नंबर होता है? यहां पे बॉटम में अली का, ये अली का अकाउंट नंबर है। और चेक पे कोई रजी की डिटेल कुछ भी नहीं, बैक पे रजी नहीं एंडोर्स कर दिया। अब ये चेक जा रहा है मेरे स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मैं उसे स्लिप दूंगा जिसपे मैं डिपॉजिट स्लिप जो होती है उसमें मैं अपना अकाउंट नंबर लिखूंगा, टाइटल लिखूंगा, चेक का नंबर लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, जमा करा दूंगा। बैंक वाला क्या वेरीफाई करेगा? सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड, क्या वेरीफाई करेगा? वो कहेगा ये पेमेंट आ रही है किधर से? नहीं, किस बैंक से? मिजान बैंक। इसको बोलते हैं पेइंग बैंकर, जो पेमेंट करता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे, और जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं कलेक्टिंग बैंकर। तो कलेक्टिंग बैंकर क्या करेगा? पेइंग बैंकर को चेक भिजवा देगा क्लियरिंग में कि यार ये देख आई है, तो चलो जी अब ये चेक आ गया है मिजान बैंक के पास। क्या करेगा मिजान बैंक? बताओ क्या वेरीफाई करेगा? अली का अकाउंट, उसके अकाउंट में पैसे, डेट, अमाउंट, कोई ऑल्ट्रेशन तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, खूबसूरत लग रहा है, बेहतरीन हो गया। और ये अली, रजी कौन है? अच्छा रजी कौन है? मेरा तो अकाउंट होल्डर नहीं है, मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। ऐसा ही है? क्या ये अकाउंट होल्डर है मिजान बैंक का रजी? नहीं। चेक जाएगा क्लियर होके किसके पास? कलेक्टिंग बैंकर के पास। उसे कहेगा ओके पेमेंट कर दे। कलेक्टिंग बैंकर क्या है? चेक करेगा डिपॉजिट स्लिप, मेरा अकाउंट डिटेल, चेक डिटेल, कुछ ऑल्ट्रेशन तो नहीं है, कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे मैक्सिमम मेरा आईडी कार्ड ले ले, सब कुछ ले लू के पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब मिजान, मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड चार्ट, रजी स्टैंडर्ड चार्टर का अकाउंट होल्डर है, तो रजी की सिग्नेचर वो भी वेरीफाई नहीं कर सकता। रजी तो अकाउंट होल्डर है एचबीएल का, वो एचबीएल वेरीफाई कर सकता था शायद, और एचबीएल भी कौन सा रजी वेरीफाई करेगा? रजी के आगे अब्बा जी के नाम आ रहे होंगे ना, वो तो डिफरेंट होंगे। कौन सा रजी? नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूं, देखो रजी के आगे नेम भी तो हो सकते हैं ना। इतने खुद अपने आप को लगवाई है जुगत, वरना मेरा कोई, मैंने हाँ मुख्तलिफ कस्टमर के नाम की बात कर, तूने अपने तूने कहा आओ मुझे मारो, आ बैल मुझे मार, ठीक है, तूने वो साफ किया, चलती बेइज्जती में मुंह दिया तूने। चलो सो अब देखो गौर करो, मिजान बैंक ने पेमेंट की है, उस बेचारे के पास रजी का कोई अकाउंट नहीं था, तो उसने अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस करके विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट कर दिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पेमेंट रिसीव की और अपने कस्टमर को दे दी है, उसके पास भी रजी की कोई डिटेल नहीं है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सकता रजी का। उसने भी अपनी तरफ से जो ड्यू डिलिजेंस हो सकती थी, नेग्लिजेंस चेक कर बचा सकता था, बचा लिया। पेमेंट चली गई अब सलमान साहब के अकाउंट में। अब पॉइंट आता है, क्या बैंकर जिम्मेदार हैं? लॉ कहता नहीं, लॉ कहता है ये भी जिम्मेदार नहीं है, ये भी जिम्मेदार नहीं है, और सलमान जो ये अली है ये भी जिम्मेदार नहीं है। मजेदार बात, लॉ कहता है ना ड्रॉर जिम्मेदार है, ना पेइंग बैंकर जिम्मेदार है, ना कलेक्टिंग बैंकर जिम्मेदार है, अगर तीनों ने नेग्लिजेंस नहीं बरती। और नहीं बरती, मैंने बता दिया, स्कोप लिमिटेशन थी ना, उससे ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता था। प्रॉब्लम तो कोई नहीं, मैंने अपनी तरफ से नेग्लिजेंस तो कोई नहीं की ना। अब ये भी आजाद है, ये भी आजाद है, ये भी आजाद है, तो रोएगा कौन? रजी। भुगतेगा कौन? रजी। सीधी सी बात है। अब बात समझ आइए, उस रजी के पास सिर्फ एक राइट मौजूद है कि अगर चेक गुमे तो चेक नंबर फौरन से पहले अली को इन्फॉर्म करे कि अपने बैंक अकाउंट को बोलो, बैंक को बोलो कि फलां चेक नंबर स्टॉप करवा दे पेमेंट, क्योंकि मेरा चेक गुम चुका है। अगर ये काम रजी नहीं करता तो स्टॉप पेमेंट नहीं होने वाली, और क्योंकि अकाउंट होल्डर अली है ना, रजी खुद नहीं कर सकता, अकाउंट स्टॉप नहीं करवा सकता, ये करवाएगा स्टॉप। तो अगर इसने अली को इन्फॉर्म नहीं किया तो अली भी आजाद है। अली कहेगा इसने मुझे कहा ही नहीं, ये मुझे कहता मैं पेमेंट स्टॉप करवा देता। सारे आजाद, तो भुगतेगा कौन? जी। चलो जी, किस बात पे? अगर स्टॉप पेमेंट लगी होगी तो हाँ, इतना वो स्टॉप पेमेंट करवा देंगे ना। स्टॉप पेमेंट करेंगे तो नया चेक इशू होगा। देखो ऐसी बेवकूफ़ी कौन करता है, मैं तुम्हें एक चेक दूं 5 लाख का, तुमको जी गुम गया, मैं तुम्हें एक और 5 लाख का दूं, बाद मतलब मेरे अकाउंट से 10 लाख निकले हुए हैं, कौन अक्लमंद है फिर? ठीक है, तो मैं तुम्हारी पिछली स्टॉप पेमेंट करवाऊंगा तो अगला तुम्हें चेक इशू करूंगा, फिर मैं सिक्योर्ड हूं।
क्योंकि फिर उसकी पेमेंट होनी ही नहीं है। तुम दुनिया के पाकिस्तान के किसी भी कोने से जाके किसी भी ब्रांच में जाके अपीयर करोगे, उनको ऑब्जेक्शन नजर आ जाएगा। मेरी बात समझ आई है जी? कुछ पहले बड़ा बात, तो नेग्लिजेंस की एक लिमिट होती है, या यूं कहूं ड्यू डिलिजेंस की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते, फिर लॉ भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मेरी बात समझ आई है? इसी को बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। जो अगला टॉपिक था ना, वो मैंने पढ़ा दिया है। तुम लोगों ने खुद ही ऐसा सवाल पूछा तो मैंने तो पढ़ाना ही था। फिर लो पढ़ो जरा एग्जांपल 12, 13, 14। ये जो इससे अगला टॉपिक है ना, ये वाला, ये देखो, एक मिनट ठहरो, ये भी मैंने तुम्हें कहा था, ये वाला पेमेंट इन, ये जो हरकतें हमने की है ना, मैंने कहा ये तीनों बैंक आजाद हैं, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कहलाती है कि अगर आपने पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दी है, विदाउट नेग्लिजेंस की है, आप आजाद हो। ठीक है, तो पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैंने इसे बेस समझा दिया। चलो जी, जरा पढ़ लो अब जरा जल्दी से 12, 13, 14, 15 और छुट्टी करो। जी जी, डन। जी सब क्लियर है, सबने पढ़ ली? जाओ सब आजाद हो। अल्लाह ताला सबको सहायता फरमाए। थैंक यू।